कल एक बार फिर से एक राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। वैसे यह देश हमेशा से राजनीतिक प्रयोग में फंस चुका है। शुरू से लेकर के आज तक, और मेरा मानना है आदिकाल से लेकर के आज तक, शोषण के अलग अलग तरीके अपनाए गए और हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण दुनिया, चाहे गोरा काला के सवाल पर, चाहे भाषा के सवाल पर, क्षेत्रवाद के सवाल पर, लिंग के सवाल पर, जात के सवाल पर, धर्म मजहब भगवान के सवाल पर, ऊंच नीच के सवाल पर हमेशा से यह मुद्दा शोषण को जन्म देता रहा है। मुट्ठी भर लोग अपने रसूख, अपनी सत्ता, अपनी जागीर, अपनी भौतिक सुख के लिए दुनिया के आवाम को अलग अलग समय में, समय काल पात्र के अनुसार नए नए विचार थोपकर शोषण की प्रक्रिया को हमेशा एक मजबूत धारा देकर आम आदमी को गरीबी के आतंक में जीने पर मजबूर किया है। भारत कहने के लिए एक सार्वभौमिक भारत, सर्वधर्म संभाव, वसुधा से भरा भारत, एक ऐसी भारत की कल्पना जिसको शोषण के लिए बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम सांस्कृतिक, कभी राष्ट्रवाद, कभी आध्यात्मिक धरती, कभी भगवान की कल्पना, इन सारी परंपराओं को जबरदस्ती आम आदमी पर थोपकर खुद के सत्ता सुख में लीन रहना, यह प्रवृत्ति थी और आम आदमी इसके लिए आदी हो चुके। 70 साल पहले आज़ादी के नाम पर एक सरकार बनी और आज़ादी के बाद लगातार 70 साल तक कभी कांग्रेस, कभी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद राजीव टूअर हो गए और कभी राजीव जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस टूअर हो गया। कभी बेईमानों के नाम पर पुनः एक नए बेईमान का आगमन और एक नए तरीके से बेईमानी की प्रक्रिया को ऊर्जा भरना। कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी वाईफाई, कभी पानी, कभी बिजली, कभी गरीबी मिटा देंगे, कभी जेवर, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कभी साइकिल, कभी रेडियो, कभी 6 केजी आटा तो कभी 5 केजी चावल। इन लोक लुभाने मुद्दों के आधार पर कभी मिड डे मील, कभी इंदिरा आवास, कभी आंगनबाड़ी, कभी मनरेगा
और फिर अब कभी स्किल इंडिया, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी स्वच्छता, कभी जनधन, कभी गंगा नमामि मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। ये सब वोट और सत्ता का एक अहम पड़ाव। लगातार वोट और सत्ता के इस चकाचौंध की दुनिया में हम नए नए चीजों को परोसते रहे। कुछ दिनों में, कुछ पलों में, कुछ सालों में हम नई बात, लोगों को भूलने की प्रवृत्ति होती है हमारे देश में, और फिर नई विचार और फिर नई उम्मीद, एक मन में विश्वास, एक आशा, कोई तो आएगा, कोई तो रहबर होगा, कोई तो नायक बनेगा, कोई तो सुभाष भगत और चंद्रशेखर होगा, कोई तो विवेकानंद, गुरु गोविंद, नानक, मोहम्मद, शिव और कृष्ण के सपने को साकार करेगा। ऐसी उम्मीद है। कभी भगवान के भरोसे तो कभी आडंबर और कर्मकांड का बहुत मजबूत पहाड़। किसी से पूछो क्या हाल है तो कहेगा किस्मत साथ नहीं दिया। आगे बढ़ो, किसी से पूछो क्या हाल है तो भगवान जाने। फिर आगे बढ़ो, किसी से पूछो की हाल चाल, भगवान जेज करते। राउर हम दिल से कहा था नहीं, राउर सबके कि भगवान, मंदिर, धर्म, मजहब कोनो कीमत पर इंसान के निर्माण में सहयोग नहीं करिए। या जो चीज़ें आती है ये सब सत्ता के लोभी, चाहे वो राजा हो, जमींदार हो, चाहे राजनीतिक सत्ता लोग, ये सब अपने तरीके से इन चीज़ों को आम आदमी के लिए बनाता है। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा मेरे यहाँ और सबसे ज़्यादा दरिद्र हम ही। सबसे ज़्यादा सरस्वती की पूजा मेरे यहाँ, सबसे ज़्यादा निरक्षर दुनिया में हम ही। सबसे ज़्यादा भगवान मेरे यहाँ, सबसे ज़्यादा बीमार हम ही, सबसे ज़्यादा गरीब हम ही, सबसे ज़्यादा कुपोषित हम ही। कैसी भगवान की विडंबना है। ऐसा नहीं होता है। शुभ और अशुभ ये सब कुछ भगवान से में निहित नहीं है। शुभ और अशुभ इंसान में निहित है। हम जैसा करेंगे वैसा शुभ होगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद कई बार, कभी छात्र आंदोलन, कभी संपूर्ण क्रांति, कभी एक बदलाव, कभी 15 लाख रुपया, कभी गरीबी खत्म करने का नारा और कभी नौकरी देने का नारा, कभी शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे तो मुकेश अंबानी जेल चला जाएगा, और फिर 5 साल के बाद एक नया चुनाव। 5 साल के बीच में लगातार राजनीतिक व्यक्ति और सत्ताधारी लोगों के द्वारा गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने की प्रवृत्ति और तितली की तरह मौसम में आना और बच्चों के आंख की तरह उसको लुभा करके चला जाना, ये सारी प्रवृत्ति आखिर ऐसा क्यों? कभी नोटबंदी और नगदबंदी के नाम पर पूरे देश को खड़ा कर दिया जाता है 0.1% आदमी के। ये कौन सा लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी ऐसे शासक
अपने ही प्रजा को खड़ा कर दे और अपने ही संपत्ति के लिए। ना काला धन, ना जाली नोट, ना आतंकवाद, ना उग्रवाद और ना बेईमानी खत्म होना। अनंत कथा है बेईमानों की और बेनामी की। मैं बार बार कहता हूं कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ महाभारत से भी बड़े जंग लड़ने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी, क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? कौन ऐसा दलाल है, बेईमान है, चोर है जो आपके कल मानव श्रृंखला में खड़ा नहीं है? जो शराब की बोतल ढो रहा है, जो शराब की बोतलों की दलाली कर रहा है, जो सीआई, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एडीएम, डीसीएलआर, वो तय करेंगे आम आदमी ईमानदार है या आम आदमी शराबी है या नहीं। कलेक्टर जो खुद चोर है सबसे बड़ा, सीओ, बीडीओ, ये तय करेंगे। क्यों आप इस भय के आतंक में आम आदमी को खड़ा करना चाहते हैं? क्या गुनाह किया है वो मासूम बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, वो मां, वो बहन जिसको ठंडी महीने में आप खड़ा करके अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं? बंद हो, पूरा नशा बंद करिए। कोरेक्स से लेकर के, तंबाकू से लेकर के, गांजा से लेकर के हर नशे को बंद करिए। लेकिन ये कैसा बंदी? अभी भी गुजरात में 20 लोग 10 दिन पहले मरे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपा देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें उत्सव पर, और आपकी पीठ थपथपा देते हैं देश के खुद को नायक और महानायक कहने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और आप दोनों आत्ममुग्ध हो जाते हैं। तय लीजिए ना, करिए। एक बूंद भी किसी हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी लोगों के बीच शराब और इन नशा को, देश के सबसे बड़े गठबंधन में लड़ने वाला ड्रग्स का माफिया अकाली दल, कौन है ये मजेठिया जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया है? और कौन पॉलिटिशियन है जो ड्रग्स और व्यापार, इनका व्यापार ना करता हो? आखिर क्या कारण है कि बालू माफिया से लेकर के शराब माफिया, पानी माफिया, गिट्टी माफिया, जमीन माफिया, सारे तरह के दलाल आज आपके इस मानव श्रृंखला में लगे हुए हैं? क्या ये दलाल के चेहरे को दिखा करके आप दुनिया बनाना चाहते हैं? कौन ऐसा अपराधी है जो आपके मानव श्रृंखला में नहीं है? हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, कौन ऐसा ताकतवर लोग है जो आपके मानव श्रृंखला में नहीं खड़ा हुआ? क्या कारण है कि आपने सारे प्राइवेट कॉलेज को कह दिया यदि नहीं बच्चे आएंगे, नहीं कोई आएंगे तो आपकी इंक्वायरी होगी, आपका जांच होगा, मुखिया का जांच होगा, हर जनप्रतिनिधि का जांच होगा? इतना बड़ा आतंक। यदि आप क्रांति करना चाहते हैं तो याद करिए आजादी के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने जब रेडियो पर कहा था गांधी का सपोर्ट करना चाहिए, तब जब देश के फिर आम आदमी मतवाले की तरह मरने की तैयारी कर लिए थे। जेपी और लोहिया के वक्त कई ऐसे आंदोलन हुए हिंदुस्तान में जब खुद ब खुद निर्णय लिया हिंदुस्तान के लोगों ने। कलेक्टर, बीडीओ, चपरासी, दलाल, मुखिया के बदौलत नहीं। फिर आप इस गरीबों के पैसे पर क्यों महल खड़ा करना चाहते हैं? पूरा गरीब आज 15 दिनों से मौत पर मौत, पुनः क्रिमिनल का आतंक, कभी मुखिया का बेटा, कल पकड़ी दयाल में पुनः वही क्रिमिनल ग्रुप 3 को मार देता है। हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा मौत, 3 दर्जन से ज्यादा बलात्कार। आपके लिए सस्ती सौगात है ये, क्योंकि आपने तो कह दिया है कि कोई मर्डर का जो कोई केस होगा वो थाने में और एंट्री नहीं होगी और वो सदर अस्पताल उसको सर्टिफिकेट नहीं देगा। बलात्कार हो जाए, बलात्कार बेटी मर जाए, बहनें लूटी चले जाए, लेकिन सर्टिफिकेट बलात्कार के नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में आपको ढिंढोरा फूटना है कि मेरे यहां बलात्कार का और इस हत्या का जो गिनती है वो कम है।
आपने कहा 29% दारू के बाद हत्या और अपराध घटे हैं। तो क्या ये मान नहीं लेना चाहिए इतने दिनों जो आप ढिंडोरा पीटे अपराध कम हुए हैं? शराब के पहले अपराध बहुत थे। या तो पहला सच था या तो अभी सच है। दोनों में सच कौन है? नीतीश कुमार जी आपको बताना चाहिए। जब आज एक दिनों में 2 से 3 दर्जन हत्याएं होती हैं और उससे भी ज्यादा बलात्कार, उससे भी ज्यादा किडनैपिंग, और उसके बाद यदि आप कहते हैं कि शराब के बाद अपराध घटे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब अपराध घटने के बाद ये आलम है बिहार का, तो नहीं घटा था तब कैसा आलम होगा? यह हिंदुस्तान के लोगों को समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ दोगली राजनीति करती है। कभी भी नीयत हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों की सही नहीं हुई। दुष्ट और धुरतई की राजनीति करके झूठ के नींव पर हिंदुस्तान की आवाम को सत्ता और वोट के गलियारी में आप लोगों ने मरने पर मजबूर किया है। और इन राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ महाभारत की आवश्यकता है। इन पॉलिटिशियन के खिलाफ महाभारत की आवश्यकता है। जिन पॉलिटिशियन और जिन पदाधिकारियों के पास अकूट संपत्ति हो, उसे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए और उसे विलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, उसे हैंग करना चाहिए जिसके पास बेनामी संपत्ति है। हर परिस्थिति में 3 महीने के अंदर हैंग करना चाहिए। इन पॉलिटिशियन को जिसने लूटा है, हिंदुस्तान की गरीबी के आतंक में रहने पर मजबूर किया है, उनको एक पल भी जीने का राइट नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए कि कल जो आप हाईकोर्ट के निर्णय के बावजूद भी आपका कलेक्टर, आपका बीडीओ, सीओ, चपरासी ये लगातार धमकी देकर के लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। एक मजबूत विरोध हम नौजवानों से आग्रह करना चाहेंगे। यह वैसी ही देशभक्ति है कि घर ढुक जाओ, दुनिया को लूट लो और बड़ा राष्ट्रीय झंडा लगा लो, हम राष्ट्रभक्त हो गए। वैसी ही जन गण मन की भक्ति है कि जन गण मांगने गा लो और जितना नफरत फैलाना हो हिंदू मुसलमान जात के नाम पर काट दो और उसके बाद आप राष्ट्रभक्त बन जाओ। ये वैसी ही बिहार में भक्ति हो रही है। सिर्फ सत्ता के खौफ, शासन प्रशासन के खौफ में आपको यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी नशाबंदी आवश्यक है, हम चाहते हैं हो, लेकिन ये हर गली चौराहे पर, हर घर तक परोसने की प्रक्रिया। और मैं क्या यह पूछूं, जिस तरीके से नकदबंदी और नोटबंदी के बाद ना तो आतंकवाद रुका, ना तो बेईमानी रुकी और ना ही कालाधन था, चोरी बढ़ी, जमाखोरी बढ़ी, गरीबी बढ़ी। 30 लाख मनरेगा मजदूर से आज 1 करोड़ के ऊपर हम जा चुके हैं। मात्र 15 दिनों के अंदर 22 करोड़ मजदूरी छीनी चली गई और लुटेरे और लूटने के लिए मजबूर हो गए। बेईमानी कभी नहीं रुक सकती। हिंदुस्तान की इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण सत्ता और वोट कभी भी हमें लगातार करोड़ों अरबों रुपए का नंगा खेल, लगातार पैसा पकड़ाना उत्तर प्रदेश में, डॉलर का नंगा खेल पंजाब में, ये क्या नोटबंदी और कालाधन की के बारे में क्या बोलता है? यदि वैसी ही बात है तो क्या कल के बाद यदि कोई शराब पकड़ाता है किसी घर में, किसी ट्रक में, तो क्या नीतीश कुमार आप रिजाइन करेंगे? क्या नैतिकता के आधार पर आप 1 मिनट भी नहीं रहेंगे? कल यदि पूरे बिहार को आप जबरदस्ती रोड पर खड़ा कर रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि कल के बाद यदि कहीं भी शराब पकड़ाता है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। सत्ता में रहने का आपको एक पल भी कोई राइट नहीं है। हिम्मत है तो बेईमान और बेनामी के खिलाफ लड़ने की ताकत दिखाइए। कितने पैसे, कितने नगद हैं आपके मंत्रियों के पास? बिहार और हिंदुस्तान जानना चाहता है जो मॉल है वो किसका है। पटना में जो बड़े बड़े मॉल और होटल हैं, जो बेईमानों के जिसके पास साइकिल नहीं थी, जो मोटरसाइकिल नहीं था, वो भरचू हाथ में रखता है जो मंत्री, 1.5 करोड़ का मोबाइल, क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी? इसीलिए 24 तारीख को
इन बेईमानों के खिलाफ, बेनामियों के खिलाफ महासंग्राम का आगाज होगा। लेके रहेंगे, लड़के लेंगे। इसी ताकत के बदौलत इन बेनामी संपत्तियों की चीजें छीनी जाएगी और गरीबों में बांटा जाएगा। मैं पुनः आपको से आग्रह करना चाहूंगा और बड़ी विनम्रता के साथ आपसे जानना भी चाहूंगा कि कब तक आपकी नैतिकता जगेगी और कब तक आप झूठ और फरेब के बदौलत आप साथ निश्चय, जिसका 1000 रुपया भी आपने बच्चों को नहीं दिया आज तक, एक घर में नल नहीं लगी, पानी नहीं चली, कौशल योजना का मतलब नहीं, वाईफाई जिस बिहार में 2.3% बच्चे कॉलेज में ना हो और 6400 हाई स्कूल जिस बिहार के गांव में ना हो और मात्र 3.2% लड़की जिस बिहार में पढ़ती हो, वहां यह उम्मीद करना वाईफाई एकमात्र महज पुनः एक बार आंख वास करना, ब्रेन वाश करना, आंख में धूल झोंकने के बराबर है। और आपकी जैसे नरेंद्र मोदी जी की नगदबंदी, यदि हिम्मत है तो इस चुनाव में नोटबंदी को लेकर के जाए। क्या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं होगा? क्या कैशलेस चंदा लेंगे? क्या स्टेट फंडिंग से चुनाव होगा? क्या एक मंच पर सारे नेता आकर के वोट मांगेंगे? क्या ऑडिट होगा हिंदुस्तान में के राजनीतिज्ञों की पार्टी का? क्या आरटीआई में आएंगे? क्या इन बेईमानों की बेनामी संपत्ति छीनी जाएगी? ये मेरे लिए सवाल है और आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आप कल पूरे बिहार को जबरदस्ती खड़ा करना चाह रहे हैं तो आप करें, लेकिन यदि बिहार के पलायन वाले मजदूरों का आपसे सवाल है कि 0.1% मात्र पूंजी निवेश हुआ, वो कब तक भीख मांगेंगे? कब तक वो बच्चे बेरोजगारों के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे? कब तक बिहार बीमार, गरीब और कुपोषण से जाना जाएगा? कब तक बिहार अपने बीमारी से रोते रहेंगे? यह सवाल है। पुनः एक बार मैं आपको चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो अपने मंत्री, एमएलए और गठबंधन के नेता के बेनामी संपत्ति को निकालिए। आपको पता है कि पूरे चोर, अपराधी और नेताओं का किसका किसका मॉल है। नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। और हम चाहेंगे एक बड़ा विद्रोह उस जगह से, और अपने कलेक्टर को कह दीजिए, चोर बोले जोर से, सूप कहे चलनी से, शीशे के घर में रह करके पत्थर मत फेंकिए। नीतीश जी, आपका चारों तरफ सराउंडिंग शीशे के घर में बैठा है। आपका सारा मंत्री लुटेरा है, आपका गठबंधन लुटेरे के नायक हैं और आपका पदाधिकारी जर्मनी से लेकर के बाहर तक सब कुछ व्यापार का साम्राज्य कायम किया हुआ है, जमीन का साम्राज्य कायम किया हुआ है। इसलिए पत्थर मत फेंकिए, यह मेरा आग्रह है। पुनः हम चाहेंगे कि कल बच्चों को, बूढ़े और औरत को बकस दीजिए, उन्हें मत मारिए, उन्हें जबरदस्ती का राष्ट्रभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए, उन्हें जबरदस्ती का जन गण मत पढ़ाइए, उन्हें जबरदस्ती का बिना इंसान बनाए उसे राष्ट्र निर्माण की कल्पना मत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।